हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो ये आज है कक्षा 8 का विज्ञान। इसका हम पहला चैप्टर सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप मेरी बुक का एडिशन थोड़ा पुराना हो सकता है, पर बच्चों एक्सरसाइज और चैप्टर की सारी डिटेल सेम है। तो इस वीडियो से आप कक्षा 8 के विज्ञान का इकाई पाठ की पूरी एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग सही विकल्प को हल करते हैं। ठीक है, आधुनिक संचार का माध्यम है, तो आधुनिक संचार का माध्यम है इंटरनेट। इससे तो आप सबको बहुत अच्छे से इस बारे में पता ही होगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न, सूचना और प्रौद्योगिकी ICT का आरंभ हुआ सन 2004 में। ठीक है, ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत हैं सौर ऊर्जा। नवीनीकरण से मतलब है जो स्रोत नए नए बनते रहते हैं वो होता है नवीनीकरण, जो कभी ख़त्म नहीं होता। अच्छा, चलिए अब रिक्त स्थान को देखते हैं। व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय, तो इस पहले रिक्त स्थान में आएगा क्रय और विक्रय। डैश 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 परिवहन के नवीन साधन हैं, तो देखिए मेट्रो, बुलेट ट्रेन और मोनोरेल परिवहन के नवीन साधन हैं। अब देखिए स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि ई-कॉमर्स कंपनियां हैं। ठीक है, ICT योजना का आरंभ डैश में हुआ, तो सन 2004 में हुआ। 3G और 4G डैश के साधन हैं। वैसे तो फ्रेंड बच्चों यहाँ पर मोबाइल आएगा, पर मोबाइल एक संचार साधन है, तो आप ब्रैकेट में संचार लिख सकते हैं। चलिए अब सही जोड़े मिलाते हैं। देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्या होता है? वीडियो कॉन्फ्रेंस संचार का साधन है। ठीक है, ICT क्या है? ICT शिक्षा स्तर में सुधार। IRS क्या है? IRS भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह है। रक्षा और प्रतिरक्षा DRDO। ठीक है, भूरी क्रांति उर्वरक के क्षेत्र में। ये हो गए देखिए सही मिलान। प्रश्न 4 है ना, उसमें आपको एक शब्द में उत्तर देना है, तो मैं उसके उत्तर आपको बताती हूँ। प्रश्न 4 का पहला क्या प्रश्न है? राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन 1962 में। प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया? तो इसका उत्तर है बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, ब्रह्मोस, सुपरसोनिक मिसाइल और आकाश मिसाइल। ठीक है, अब तीसरा गैर प्रश्न है, 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत क्या थे? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न घ, व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीक कौन सी है? तो वो है ई-व्यवसाय या ई-कॉमर्स। ठीक है, NEGP की शुरुआत कब हुई? तो इसका उत्तर है 18 मई 2006 में। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? पर्यावरण क्षति एवं ग्लोबल वार्मिंग से बचाव, ये इसका उत्तर है। 6, इसरो का गठन कब हुआ था? तो इसका उत्तर है नवंबर 1969 में। ठीक है बच्चों, अब आगे के प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न 5 है, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? तो चलिए इसका उत्तर आप वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट लेकर आप उत्तर लिख सकते हैं, या जैसे मैं डिक्टेट कर रही हूँ आप उसके साथ साथ भी उत्तर को लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर है कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहते हैं। विनिर्माण से तैयार उत्पाद उपभोक्ताओं द्वारा तैयार उपयोग किया जाता है। यह किसी भी अर्थव्यवसाय की संपन्नता का जनक होता है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में राष्ट्रीय और निवेश क्षेत्रों की स्थापना, व्यापार के नियमों को युक्तिसंगत और सरल बनाना, बीमार इकाइयों को बंद करने की व्यवस्था को सुगम बनाना, औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के उपाय बढ़ाना और विनिर्माण इकाइयों
और संबंधित गतिविधियों में अंशधारित पूंजी लगाने के लिए भी प्रोत्साहन देना शामिल है। एक बार सरल भाषा में देखिए आप, विनिर्माण क्या है। विनिर्माण में क्या होता है, कच्चे माल को एक वैल्यूएबल उत्पाद में चेंज कर दिया जाता है, परिवर्तित किया जाता है और इसका उपयोग उपभोक्ताओं द्वारा, भाई किसी उत्पाद का उपयोग उपभोक्ताओं द्वारा ही होता है व्यापार में, ठीक है। अच्छा, किसी की ये अर्थव्यवसाय की संपन्नता, मतलब कि अर्थव्यवसाय के ग्रोथ का जनक होता है, उसकी वेल्थ का जनक होता है। अब राष्ट्रीय विनिर्माण से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये क्या करता है, व्यापार के नियमों को युक्ति संगत, मतलब कि जो यूजुअली अप्लाई हो सके उनको, व्यापार के नियमों को इजी बनाता है। और बीमार इकाइयाँ, मतलब कि जो इकाइयाँ खराब हो चुकी हैं व्यापार की या जो अब कार्य नहीं कर पा रही हैं, उनको बंद करने की व्यवस्था को भी इजी बनाता है ये, ठीक है। इसके अलावा जो ट्रेनिंग होती है, व्यवसाय के लिए ट्रेनिंग और स्किल्स को डेवलप करने के उपाय को बढ़ावा देता है। तो ये सब इसके फ़ायदे दिए हुए हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की क्या भूमिका है। तो इसका उत्तर है, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की भूमिका शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईसीटी एक प्रभावशाली साधन है। उच्च शिक्षा में बढ़ता नामांकन अनुपात तथा शिक्षा के विस्तार में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में आईसीटी की भूमिका पर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है। इसके अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों, ई किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आईसीटी क्या करता है, शैक्षिक अवसरों को विस्तृत बनाता है, ठीक है, शिक्षा के अवसरों को बड़ा बनाता है। उच्च शिक्षा में, उच्च शिक्षा से मतलब है जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, जो प्राइमरी शिक्षा से ऊपर की जो शिक्षा होती है, उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए आईसीटी बहुत प्रभावशाली साधन है। इसके अलावा अब आप देख रहे हैं कि कॉलेजेस में जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, जो और भी उच्च शिक्षा होती है, उसमें नामांकन, मतलब कि बच्चों का अनुपात बढ़ता जा रहा है, तो उसको भी ये मैनेज करता है आईसीटी। और इसके अंतर्गत क्या होता है, स्मार्ट स्कूल, ठीक है, जैसे आजकल ये एक्टिविटी कराई जाती है, करिकुलम एक्टिविटी, और इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। ई किताबों मतलब इंटरनेट वाली जो किताबें होती हैं, मतलब जैसे आपने फॉरेन में देखा होगा ना कि एक टैब में ही सारे, उन्हें बैग नहीं ले जाना पड़ता, एक टैब में ही सारी बुक्स होती हैं, सारे विषय होते हैं। और पूरे स्कूल में समझिए, पूरे स्टेट में एक ही बुक चलती है, क्योंकि वो ई बुक होती है और वो एक तरह से समझिए कि टैब में उसकी फ़ाइल होती है। तो इस तरह से ये काम करता है। ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। ई गवर्नेंस देखिए क्या है, जैसे हम कोई आधार बनवा रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू बनवा रहे हैं, हम कोई प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू बनवा रहे हैं, तो यही देखिए ई गवर्नेंस होता है। आप आयकर अपना पे कर रहे हैं, आप बिल पे कर रहे हैं, तो ये जो सरकारी काम जो इंटरनेट के थ्रू होते हैं, तो वो ई गवर्नेंस के अंडर में आते हैं। अब आपको उपलब्धियाँ बतानी है अगले प्रश्न में। ई गवर्नेंस की आम जीवन में क्या उपलब्धियाँ हैं, तो ध्यान से देखिए। ई गवर्नेंस की आम जीवन में उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं। पहला, शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध। अब देखिए क्या होता है कि कोई भी शासकीय सेवा या सूचना जो है अब इजीली ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है। शासन प्रणाली को पारदर्शी, कुशल तथा जवाबदेह बनाता है। ये ई गवर्नेंस में क्या होता है, आप शासन प्रणाली, आप क्या करते हैं, किसी भी सरकारी सिस्टम को जाकर आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आप उस पर कोई अगर आपको कोई आपत्ति है या कोई प्रश्न है, तो आप मेल या किसी भी चैट वगैरह के थ्रू आप रिप्लाई ले सकते हैं। विद्यालय में दाखिला, बिल भरना, आय जाति प्रमाण पत्र बनवाना, हिंदी में सुविधाएं उपलब्ध।
तो अब ई गवर्नेंस की वजह से ईजी हो गया है। देखिए, आपको किसी स्कूल में एडमिशन लेना है, बिल भरना है, आय या जाति के प्रमाण पत्र बनवाने हैं, और ये काम अगर आपको हिंदी में करने हैं तो ई गवर्नेंस इसमें बहुत हेल्पफुल होता है। ई गवर्नेंस को ही डिजिटल इंडिया चरितार्थ कर रहा है। इसके अंतर्गत ई हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। ठीक है, आम आदमी को सीधे तौर पर लाभान्वित कर सहज और घर तक सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराना का अथक प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, ई गवर्नेंस की वजह से ना आम लोगों तक सूचनाएं पहुंच जाती हैं, सुविधाएं पहुंच जाती हैं। तो ई गवर्नेंस से सरकारी काम भी बहुत इजी हो गए हैं और पारदर्शिता के साथ होने लगे हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हैं। तो देखिए, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में निम्नलिखित उपलब्धियां हैं। तो इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन बहुत, देखिए इंटरनेट की वजह से हम व्यापार का संचालन बहुत आसान हो गया है। खरीदना, बेचना, ग्राहकों के लिए सेवाएं और व्यापार की भागीदारी के साथ सहयोग। ठीक है, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेज़ॉन आदि ई कॉमर्स कंपनियां आम जनजीवन में प्रचलित हैं। तो ये थे बच्चों कक्षा 8 के विज्ञान के पाठ 1 का ये प्रश्नावली को मैंने हल किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए।